तो आज कर रहे हैं बेटा हम RIMC का जून का 23 वाला जो पेपर है, राइट। सब लोग देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। मैं स्क्रीन शो कर देता हूँ। चलो यहाँ पे देखो। सो ये वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे सब लोग। बिफोर ए सोकर गेम between North and South, there were 5 predictions. There will not be draw, North will score against South, and North will win. North will not lose. 3 goals were made in total. Okay? आपसे पूछा है आफ्टर द मैच इट टर्न आउट दैट एग्जैक्टली 3 ऑफ दीज प्रिडिक्शंस टर्न आउट टू बी ट्रू. व्हाट वाज द फाइनल स्कोर? आपसे पूछा है फाइनल स्कोर बताओ. अच्छा, हम दो यहाँ पे केसेस लेके जा सकते हैं बेटा. हमारे पास दो टीम्स हैं, या तो दोनों टीमें जीत सकती है या दोनों टीमें हार. उनमें से दोनों टीमें जीत नहीं सकती, यानी कि उनमें से एक कोई टीम जीत सकती है, या तो साउथ जीत सकती है या फिर नॉर्थ जीत सकती है बेटा, या फिर आपका ड्रॉ हो सकता है. इज इट क्लियर और नॉट? अब यहाँ से अगर मैं साउथ के लिए प्रिडिक्शन करते हैं कि साउथ ने जीता, और एक बार नॉर्थ, और एक बार के लिए लेते हैं हम ड्रॉ के लिए. क्लियर और नॉट? ये 3 केसेस क्लियर है हमारे पास. अब देखो, साउथ अगर जीत रहा है, साउथ अगर जीत रहा है बेटा, तो यहाँ से देयर विल नॉट बी ड्रॉ, ये वाला प्रिडिक्शन हमारा सही हो जाएगा. ड्रॉ तो नहीं होगा. कितने गोल से जीत रहा है बेटा? हम यहाँ से ले लेते हैं, अगर 3 गोल्स उसने बनाए हैं तो 2-1 से इसने जीता. इज इट क्लियर और नॉट? अब इसमें यहाँ पे सेकंड वाले प्रिडिक्शन को देखो, नॉर्थ विल स्कोर अगेंस्ट द साउथ. तो बेटा नॉर्थ ने स्कोर कितना किया है? 1 स्कोर किया है, तो ये वाला भी सही है. सेकेंड, नॉर्थ विल नॉट विन, सॉरी नॉर्थ विल विन. नॉर्थ तो नहीं जीत रहा है बेटा, साउथ जीत रहा है, तो ये वाला प्रिडिक्शन गलत हो गया. नॉर्थ विल नॉट लूज, ये तो दोनों सेम ही है. नॉर्थ जीतेगा, नॉर्थ नहीं हारेगा, इसका मीनिंग तो बेटा सेम ही है ना, कि दोनों में नॉर्थ जीत रहा है. तो ये दोनों प्रिडिक्शंस गलत हो गई. और थर्ड वाली, इस वाले प्रिडिक्शन को हम ले लेंगे कि इसने कितने 3 टोटल गेम्स क्या किए बेटा, गोल्स वहाँ पे बनाए. तो यहाँ पे 2-1 से ही जीत सकते हैं बेटा, आप 3-0 से हम नहीं जिता सकते हैं इसको. देखो, साउथ 3-0 से भी जीत सकता था, बट 3-0 से जीत सकता है क्या? नहीं जीतेगा. अगर क्योंकि 3-0 से उसने जीता, तो इसकी एक और प्रिडिक्शन गलत हो जाएगी, जो है हमारी सेकेंड वाली प्रिडिक्शन. बट 3 प्रिडिक्शन यहाँ पे सही होनी चाहिए. दैट्स व्हाई हम इसमें स्कोर कौन सा चूज करेंगे? 2-1 का स्कोर चूज करेंगे. और वैसे तो हमारे पास आंसर तो यहीं पे मिल गया. आपसे ये बोला था, आफ्टर द मैच टर्न आउट दैट एग्जैक्टली 3 ऑफ दीज प्रिडिक्शंस आर टर्न आउट टू बी ट्रू. बेटा यहाँ पे 3 प्रिडिक्शंस किसमें सही हो रही है? साउथ जब जीत रहा है, किससे? 2-1 के स्कोर से जब जीत रहा है, तो वो क्या कर रहा है बेटा? वो उसमें 3 प्रिडिक्शंस करेक्ट हो रही है. भले ही आगे आ जाए, तो इसका एक केस तो बच रहा है ना, ये केस तो बन ही रहा है. तो इसका जो फाइनल स्कोर बनेगा वो क्या बनेगा? 2-1 बनेगा. गॉट इट और नॉट? अच्छा, इसके अलावा हम कोई और दूसरा ले भी नहीं सकते. जैसे हमने सपोज करो 3-2 से जिता दिया इसको, 5 गोल्स माने कि टोटल कितने 5 गोल हुए हैं? 5 गोल्स. तो इसमें एक प्रिडिक्शन और गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा. क्लियर और नॉट? चलो नेक्स्ट में देखो. नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं बेटा, नॉर्थ अगर जीते, तो नॉर्थ कौन से स्कोर से जीत सकता है? नॉर्थ ने अगर जीता, तो हम सपोज कर लेते हैं नॉर्थ जीत रहा है, नॉर्थ विल विन, नॉर्थ विल नॉट लूज. और बेटा एक ये वाली प्रिडिक्शन, तो हम यहाँ से ड्रॉ नहीं कर रहे. सपोज करो ये किससे 3 गोल्स हुए हैं, 3 गोल्स हुए हैं, तो टोटल क्या क्या करेगा बेटा? सपोज करो ये 3-1 से जीत गया, तो 3-1 से जीत गया तो ड्रॉ नहीं होगा, ये वाला प्रेडिक्शन सही हो गया. ठीक है. उसके बाद ये नॉर्थ विल स्कोर अगेंस्ट द साउथ, ये भी प्रेडिक्शन सही हो गया. सेकेंड वाला प्रेडिक्शन भी सही है. नॉर्थ विल विन, नॉर्थ जीतेगा बेटा, ये भी प्रेडिक्शन सही हो गया हमारा. एंड नॉर्थ विल नॉट लूज, तो ये वाला प्रेडिक्शन भी करेक्ट हो गया. यानी कि हमारे 4 आउट ऑफ 4 प्रेडिक्शन क्या हो गए? करेक्ट हो गए. इज इट क्लियर और नॉट? ये भी करेक्ट हो गया, ये भी करेक्ट हो गया, ये भी करेक्ट हो गया, ये भी करेक्ट हो गया. तो सारे करेक्ट हो गए. तो 4 प्रिडिक्शंस अगर सही हो रहे बेटा, सिर्फ नॉर्थ के जीतने पर भी. हमें स्कोर अगर कुछ भी लेते हैं ना, नॉर्थ का कोई भी स्कोर, ये 3-1 ही जरूरी नहीं है. आप यहाँ से ये ले सकते हो, 3-0 ले लो बेटा, 2-1 ले सकते हो, 3-2 ले सकते हो, या फिर 5-2 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो. बट ये 4 प्रिडिक्शंस तो करेक्ट हो ही रही है बेटा इसमें. क्लियर और नॉट? अगर चारों प्रिडिक्शंस क्लियर है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है. 3 प्रिडिक्शन क्या होनी चाहिए बेटा? सही होनी चाहिए यहाँ पे. इज इट क्लियर और नॉट?
तो हमारे पास नॉर्थ का विनिंग वाला इसमें ऑप्शन बचता ही है, एंड ड्रॉ वाला ऑप्शन भी नहीं बनेगा, क्योंकि अगर ड्रॉ तो हो नहीं सकता, जैसे हमने 2-2 का स्कोर किया बेटा, तो आपके प्रिडिक्शन सही नहीं होंगे, आपका तो सिर्फ एक ही प्रिडिक्शन करेक्ट होगा, ये वाला। अच्छा ये भी नहीं होगा, इसमें से सारे प्रिडिक्शंस गलत हो जाएंगे, एक सिर्फ प्रिडिक्शन सही हो सकता है, ये होगा आपका नॉर्थ विल स्कोर अगेंस्ट द साउथ। क्लियर और नॉट एवरीबडी? ऐसा कोई केस बनेगा ही नहीं ड्रॉ का। सबको क्लियर हुआ बेटा? तो यहाँ पे फर्स्ट केस ही है, हम सिर्फ इसको ही लिख के आएंगे आंसर में, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आपको दोनों तरीके से बता रहा हूँ बेटा, नॉट एज ए टीचर सिर्फ करेक्ट आंसर बता रहा हूँ, आपको ये भी बता रहा हूँ कि कौन सी चॉइसेस है, आपको कैसे अप्रोच करना है एग्जाम के अंदर। ठीक है, हमारे पास ये तीनों केसेस बनेंगे, कौन सा आंसर आएगा वो आपको चीज़ें यहाँ पे निकालनी। चले नेक्स्ट में, क्या हुआ भाई? यस सर। मुझको लगा भाई तुम लोग निकल ली हो क्या? आ जाओ। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखेंगे बेटा, फाइंड द नेचुरल नंबर्स x एंड y दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 11। बेटा फेमस थ्योरम है, दो नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस क्या होता है? सर स्क्वायर सर उन दोनों नंबर का सम। एडिशन हाँ, मल्टीप्लाइड बाय सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है बेटा? 11 है। और 11 आपका एक प्राइम नंबर है, तो इसके कितने फैक्टर्स बनेंगे बेटा? दो फैक्टर्स, 1 एंड 11। तो यहाँ से आपको x प्लस वाई को मल्टीप्लाई किया है किससे? x माइनस वाई से, और जिसकी वैल्यू आ रही है बेटा 1 मल्टीप्लाई 11। तो यहाँ से बताओ छोटा कौन है बड़ा कौन है? x प्लस वाई बड़ा है या x माइनस वाई बड़ा है? सर x प्लस वाई। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? सर 1। कंपेरिजन करेंगे तो ये हो जाएगा 11, और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? यहाँ से आ जाएगी ऊपर। अब यहाँ से आपको मैंने सिखा रखा सर है, x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो यहाँ से आप दोनों को ऐड कर सकते हैं x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। इन दोनों को ऐड करो तो ये आएगा 12, 12 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 6। y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सब्ट्रैक्ट करो तो ये आएगा 10/2 एंड दैट इज 5। तो हमारे पास एक यहाँ पे क्या आ गया उसका, कोई भी एक वो निकाल सकते हैं। यही हमारे पास क्या हो गया? x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 5। दैट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। गॉट इट एवरीबॉडी? यस सर। आ जाओ नेक्स्ट पे। लिस्ट ऑल द डिवाइजर्स ऑफ n where n is equal to 13 to the power 2 into 29। पहले मेरे को ये निकाल सकते हो बेटा कितने टोटल फैक्टर्स बनेंगे यहाँ पे। डिवाइजर्स मतलब फैक्टर्स ही पूछ रहे हैं, सो हाउ मेनी टोटल फैक्टर्स विल बी देयर। अगर मुझे एक TNF निकालना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो कैसे निकालते हैं बेटा? आपको पावर फॉर्म में दे रखा है, सिंप्लीफाइड आपको उसमें भी दे रखा है, इसका क्या दे रखा है? फैक्टराइजेशन दे रखा है। तो हम पावर को 1 1 से इंक्रीज करते हैं। यहाँ पे 13 प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? यहाँ पे कितनी हो जाएगी? पावर 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे पावर 1 है, 1 को इंक्रीज करेंगे 1 से तो ये होगा 2, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। तो इसके कितने फैक्टर्स बनेंगे टोटल इसके फैक्टर बनेंगे बेटा 6। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स बनेंगे, कैसे कैसे ले सकते हैं बेटा? आपके पास 13 टू द पावर 2 का यूज़ करना है बेटा, और 9 की पावर 1 का। तो हम 13 की कौन कौन सी पावर यूज़ कर सकते हैं? 13 की पावर 0 यूज़ कर सकते हैं, 13 की पावर 1 यूज़ कर सकते हैं, 13 की पावर 2 यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स बनेंगे इसके। और एक आप क्या लिख सकते हैं? 29 टू द पावर 0 एंड 29 टू द पावर 1। तो अभी मैं बनाता हूँ, हम 13 टू द पावर 0 के साथ बनाते हैं, तो 13 टू द पावर 0 इंटू 29 टू द पावर 0, ये इसका एक फैक्टर बन सकता है। और दोनों क्या आएगी? वैल्यू आएगी 1 इंटू 1, और 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो इसका एक फैक्टर बना बेटा 1। फिर 13 टू द पावर 0 के साथ मैं ले सकता हूँ बेटा 29 की पावर 1, तो एक हो जाएगा 13 टू द पावर 0 इंटू 29 टू द पावर 1, और ये बनेगा 1 इंटू 29, और जो आंसर आएगा बेटा 29। तो ये इसका है सेकेंड फैक्टर। अब ये 13 टू द पावर 0 का पूरा काम कंप्लीट हो गया, दोनों के साथ पेयर बना लिया बेटा। अब 13 टू द पावर 1 के साथ बनाओ। 13 टू द पावर 1 हो सकता है, यहाँ पे 29 टू द पावर 0 हो सकता है, तो ये आ जाएगा आपका 13 इंटू 1, 13 मल्टीप्लाई बाय 1। एक फैक्टर बनेगा इसका 13। सेकेंड अगर मैं बात करता हूँ 13 टू द पावर 1 इंटू 29 टू द पावर 1, तो ये हो जाएगा आपका 13 इंटू 29। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 का 30 से मल्टीप्लाई करो तो 390,
और 390 में से 13 सब्ट्रैक्ट कर लो बेटा, तो ये बचेगा आपका कितना 77। सर 377। तो 377 इज वन ऑफ द फैक्टर। फिर आप ले सकते हैं 13 टू द पावर 2 बेटा, वहाँ पे 29 की पावर 0 आ जाएगा, तो ये आएगा 169 इंटू 1, दैट इज़ योर 169। 13 टू द पावर 2 के साथ में 29 टू द पावर 1 ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 169 इंटू 29, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, या फिर आप इसको भी 30 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। चलो सिंपल वैसे ही कर लो, 9 8 जा 81, 16 9 जा कितना होता है बेटा 120 44, 44 में 8 ऐड करेंगे तो कितना होगा 52, तो ये आ जाएगा 150। इसमें ट्वाइस कर लेंगे इसका तो 9 18, और 32 में आ जाएगा बेटा 33, इनका ऐड करेंगे तो ये आएगा 1 0, 8 का हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4, तो 4901 इज द आंसर। गॉट इट और नॉट एवरीबॉडी? गुड सर। तो आपके कितने फैक्टर्स बने यहाँ पे? टोटल 6 फैक्टर्स बने, और कौन कौन से बने आपसे ये पूछा था, लिस्ट बनानी है। तो आपका एक तो 1 बना, एक 29 है, एक 13 है, एक 377 है बेटा, एक 169 है, और एक आपका है 4901। गॉट इट? चलो नेक्स्ट पे। यस सर। Find the least one solution of the following cryptograph where each distinct letter encoded a distinct digit। बेटा एक जो है, एक लेटर के लिए एक डिजिट है, इज इट क्लियर और नॉट? तो आपका यहाँ पे ये कितना है, एक आई है बेटा, ये एच ई एच ई एच ई कितने टाइम्स है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ आई प्लस 8 ऑफ एच ई, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा यू एस के बराबर। यू भी आपका एक डिस्टिंक्ट डिजिट है, एस भी एक डिजिट है बेटा, और एच ई अलग डिजिट से, ये आई हमारा अलग डिजिट है। तो क्या मैं यहाँ पे 10 ले सकता हूँ क्या इसकी वैल्यू? सबसे पहले 2 डिजिट का नंबर है, एच ई क्या है हमारा 2 डिजिट का नंबर, 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या है, सबसे छोटा नंबर है 10, तो हम एक बार यहाँ पे 10 रख के देख सकते हैं। तो अगर मैं इसको 10 रखूँगा तो ये हो जाएगा 8 से मल्टीप्लाई होके, दोनों डिजिट अलग अलग रखेंगे तो ये हो गया 80, तो यहाँ पे आ गया 80, और जो आई की वैल्यू रहेगी बेटा, आई की वैल्यू डिजिट है तो 0 से लेकर 9 के बीच में हो सकता है। अगर इसको मैं 0 रखूँगा तो ये 80 आएगा, बट क्या ये सॉल्यूशन पॉसिबल है क्या? नहीं है सॉल्यूशन पॉसिबल बेटा, क्योंकि 0 रखेंगे रिपीट हो गया, यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ पे ई का वैल्यू भी 0 आ गया, तो नहीं होगा। आप यहाँ पे 1 रख सकते हो, 1 से लेकर 9 तक रखेंगे बेटा, यही तो आ जाएगा, रिपीट हो जाएगा यहाँ पे। अगर 1 रखेंगे तो 81 होगा, तो वहाँ पे 1 और ये एस की वैल्यू और आई की वैल्यू सेम आती जाएगी, 0 से लेकर 9 तक जो भी पुट करोगे वही तो आएगा उसका रिजल्ट। क्या सबको समझ में आया यहाँ पे? तो 10 तो इसका पॉसिबल नहीं है, 11 भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एच और ई दोनों का डिस्टिंक्ट लेटर होना चाहिए, यहाँ पे सेम लेटर हो गया बेटा। हम उसके बाद ले सकते हैं 12, तो 8 इंटू 12 ये हो जाएगा बेटा 96। अब कौन सी वैल्यू ले सकते हैं? आई की वैल्यू बेटा, आई की वैल्यू है तो 0 ले सकता हूँ मैं, 0 हो जाएगा बेटा आई, और ये हो जाएगा आपका एच हो जाएगा 1, और ई हो गया बेटा आपका 2, और यहाँ पे यू एस कितना हो गया, यू हो गया 9 और एस हो गया बेटा कितना 6, और सारे डिस्टिंक्ट लेटर है, और डिस्टिंक्ट लेटर है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं बेटा कि ये वाला आपका एक रिजल्ट बन रहा है। अगर मैं यहाँ से इसको 2 ले सकता हूँ क्या? इसको 2 नहीं ले सकते हैं, ना ही 1 ले सकते हैं ना ही 2 ले सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी 1 और 2 का यूज़ कर लिया बेटा। यहाँ पे मैं इसको 3 भी नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि अगर जैसे ही यहाँ पे 3 लिया तो ये हो जाएगा 96 प्लस 3 99, और यहाँ पे यू और एस दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे बेटा। इज इट क्लियर? तो हम 3 भी नहीं ले सकते, तो सेकेंड वाला रिजल्ट तो कोई मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही रिजल्ट बनता है फाइनल रिजल्ट, वो है आई की वैल्यू हमें 0 पुट करनी है, एच की वैल्यू यहाँ पे 1, ई की वैल्यू है बेटा 2, एंड यू की वैल्यू हो जाएगी वहाँ से 9, एंड ई एस हो जाएगा आपका 6। क्या सबको क्लियर हुआ? यस सर। क्लियर है तो बेटा आ जाओ फिर नेक्स्ट पे। फाइंड एटलीस्ट 2 पेयर ऑफ द नेचुरल नंबर्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। क्या इस टाइप का सेम क्वेश्चन हमने नहीं किया है क्या?
बस उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? उस वाले क्वेश्चन में दिया था बेटा ये y का स्क्वायर, यहाँ पे क्या पूछा है y टू द पावर 4। तो अगर y टू द पावर 4 है तो आपकी इसकी जो टोटल पावर बननी चाहिए ना, इसके जो भी फैक्टर निकाल रहे हो इसकी टोटल पावर या तो 4 का कोई ना कोई मल्टीपल बनना चाहिए बेटा, तभी तो उसका फोर्थ रूट लेंगे तो वो आपका नेचुरल नंबर बन सकता है। यस और नो? तो आपको यहाँ पे जो भी आप नंबर ले रहे हो, अब देखो ये 2 की पावर ही बनेगी बेटा, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है। तो आप अगर कोई भी दूसरा नंबर लेते हैं तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि फिर ये 2 कहाँ जाएगा? इज इट क्लियर और नॉट? ये तो फोर्थ पावर नहीं है, 2 का तो कोई फोर्थ पावर तो होता नहीं है बेटा। ये किसी का फोर्थ पावर है क्या? 2 तो सिंपल 2 का आपका फर्स्ट पावर है बेटा। तो आपका ये जो x वैल्यू होगी, आपको यहाँ से सीधा सीधा दिखना चाहिए कि x क्या होगा, आपका 2 ही होगा, यानी कि 2 हो सकता है या फिर 2 का कोई पावर हो सकता है बेटा। इज इट क्लियर और नॉट? अब यहाँ पे देख लो, इस पूरे की वैल्यू क्या बननी चाहिए? तो पावर 4 में बनना चाहिए, या फिर पावर 8 बनना चाहिए, या फिर पावर 12 बनना चाहिए। 4 का पावर होना चाहिए बेटा। आपसे बोला है एटलीस्ट 2 पेयर बताओ, तो सबसे पहला पावर तो बेटा क्या आ रहा है? अगर मैं x की वैल्यू को यहाँ पे रख दूँ बेटा 2, तो मेरे पास 2 की टोटल पावर 4 हो जाएगी यहाँ पे, 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 3, और ये हो जाएगा बेटा y टू द पावर 4। यहाँ पे 2 टू द पावर 1 प्लस 3 हो गया बेटा 2 टू द पावर 4, और इसकी वैल्यू हो जाएगी y टू द पावर 4। दोनों साइड से फोर्थ रूट ले लो, तो यहाँ से y इज इक्वल टू आ गया 2। तो एक हमारे पास रिजल्ट इसका क्या बना? 2 बना बेटा। x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू भी कितनी है? 2 ही है। सेकेंड इसके बाद रिजल्ट क्या बनेगा बेटा? अब देखो, मैं आपका एक सेकेंड पावर ले सकता हूँ, 2 की पावर 1 लेके देख लिया हमने, 2 की पावर 2 लेता हूँ अगर x की वैल्यू, ध्यान से देखना बेटा, तो इसका थर्ड पावर कितना होगा? 6 होगा, और 6 में जब मैं 1 ऐड करूँगा तो कितना होगा? 7 टोटल पावर। ये तो 4 का मल्टीपल नहीं है। फिर हम इसके सवाल ले सकते हैं बेटा 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 का 3 टाइम करेंगे तो ये आएगा 9, 9 में 1 ऐड करूँगा तो पावर कितना बनेगा? 10। ये भी आपका 4 का मल्टीपल नहीं है। फिर हम ले सकते हैं 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड कर दो बेटा पावर में, तो ये आएगा 12 प्लस 1 13, ये भी नहीं ले सकते। उसके बाद ले सकते हैं 2 टू द पावर 5 ले सकते हैं क्या? 5 को 3 टाइम करेंगे 15, और 15 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। हाँ, 16 हमारा क्या बन रहा है? 4 का मल्टीपल बन रहा है। तो यहाँ से हमारा जो सेकेंड वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? x की वैल्यू ये आएगा 2 टू द पावर 5। 2 टू द पावर 5 होता है हमारा 32। यहाँ पे मैं 2 की पावर 5 रखूँगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 टू द पावर 5 का होल पावर 3 इज इक्वल टू y टू द पावर 4। ये हो जाएगा बेटा 2 टू द पावर 15, और यहाँ पे है पावर 1, तो टोटल कितना हो गया? 2 टू द पावर 16 हो गया, और y टू द पावर 4। यहाँ से मैं फोर्थ रूट लूँगा बेटा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 टू द पावर 16 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा बेटा? 4। तो 2 की पावर 4 इज द आंसर। 2 की पावर 4 होता है 16। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई आपके? 16। तो सेकंड पेयर क्या बना हमारा? 32 एंड 16 का बन गया। गॉट इट और नॉट एवरीबॉडी? गॉट इट सर। किसी को कोई डाउट? और फर्स्ट पेयर कौन सा बना था? नो सर। फर्स्ट पेयर हमारा 2 2 का बना था बेटा। x की वैल्यू Okay. 2 आई थी, तो y की वैल्यू भी 2 ही आई वहाँ से। ये जो रिजल्ट कर रखा है ना। ओके सर। आ जाओ नेक्स्ट। The year 2009 has the following property. No matter how one arranges the digits, one cannot obtain a smaller 4-digit number. We do not allow a number to start with 0. What is the next year that has the property? बेटा आपसे ये बोला है कि दो, जैसे 2009 एक ईयर है, आप इन डिजिट्स का यूज करके इससे छोटा नंबर कभी बना ही नहीं सकते। क्या बन सकता है इससे छोटा नंबर सेम इन्हीं डिजिट्स का यूज करके? नो सर। 4 डिजिट का नंबर नहीं बन सकता बेटा। तो हमें ऐसे ही एक ईयर को ढूंढना है जो 2009 के जस्ट बाद में आने वाला होगा, बट उसको हमें इस तरीके से रखना है कि उसके अगर डिजिट्स को आपने मेंटेन किया तो उससे छोटा कोई नंबर नहीं बनना चाहिए। जैसे इसके बाद कौन सा आएगा? 2010 आएगा, बट 2010 तो नहीं ले सकते बेटा। अगर मैं इसको रीअरेंज करूंगा, 1 को आगे लेके आ जाऊंगा, तो सबसे छोटा नंबर यही बनेगा 1002। तो ये वाला पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही आपको क्या लगता है 2010 से 2019 तक ऐसा कुछ बन सकता है क्या?
क्योंकि 1 इसमें आएगा और 1 2 से पहले आ जाएगा, तो ये इसका छोटा नंबर बना सकते हैं बेटा। सर 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 2009 से कोई छोटा नंबर डिजिट ले सकते हैं हम बनाने के लिए? 2009 के डिजिट्स का यूज करके इससे छोटा नंबर नहीं बना सकते, इसने ये बोला है। क्या हम बना सकते हैं क्या, बताओ? 4 डिजिट का नंबर बनाना है और जिसमें 0 से स्टार्ट तो हो ही नहीं सकता है, ऑब्वियस सी बात है वो। क्या सर? सर नहीं बना सकते। नहीं बन सकता ना। बट अगर हमने 2010 लिया या फिर 2019 तक लिया, 2010 से लेके 2019 तक, तो उसमें 1 होता है, तो यस सर। 2 से छोटा डिजिट है बेटा, वो हम अगर स्टार्टिंग में लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो उसका छोटा नंबर बना देगा, तो उससे छोटा तो बना ही नहीं। तो 2019 तक हम इसमें यूज़ ही नहीं कर सकते। फिर आता है आपका 2020, इसको भी यूज़ नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि 2020 में यहाँ तो नहीं आएगा सेम, बट इसका 2002 बना सकते हैं ना हम, इस 2 को यहाँ पे लेके जा सकते हैं लास्ट में, तो ये भी इसका छोटा नंबर बन गया, तो इसका भी यूज़ नहीं कर सकते। फिर 2021 तो वैसे ही नहीं लेंगे क्योंकि इसमें वापस से 1 आ गया। फिर उसके बाद जस्ट आता है उसका 2022, एंड दिस इज़ द नंबर जिसको आप किसी भी तरीके से यूज करो बेटा, इससे छोटा नंबर बन ही नहीं सकता। क्लियर एवरीबॉडी? सर 2024 से भी छोटा नंबर नहीं बनेगा? हाँ, पर इसने पूछा है जस्ट 2009 के बाद बताओ। यस सर। तो 2009 के बाद तो कौन सा है, 2022 ही। ओके क्लियर? सर। सबको क्लियर है बेटा? यस सर। इसको पढ़ो आप, तब तक एक बार इसको ट्राई करके देखो, 1 मिनट का टाइम है। हो गया बेटा? यस सर। यस सर हो गया। चलो बताओ। यस सर। AYY AYA YA YA स्टार्टिंग से बताओ, YAAY। पैटर्न क्या चल रहा है मेरे को वो बताओ जरूर। जैसे इसने मंडे को बोला, इसने मंडे को क्या हुआ है बेटा, मंडे को उसने बोला अरे। ए, ठीक है। उसके बाद ट्यूसडे को उसने बोला ए ए वाई, वाई फिर उसने वेडनेसडे को क्या बोला, ए वाई वाई ए। ए वाई वाई ए। उसके बाद उसने क्या बोला है बेटा, वेडनेसडे ए का वाई वाई ए वाई ए वाई ए वाई वाई ए ए ए वाई ए। वाई वाई ए, ठीक है, ऐसे ही बोला है या वाई ए नो वाई? एक सेकंड, वाई ए वाई बोला है। वाई ए वाई कुछ। अब उसने बोला है व्हाट विल ही से ऑन द सैटरडे, सैटरडे का वो क्या बोलेगा, तो पहले उसके बाद फ्राइडे को निकाल लें, फ्राइडे को क्या बोलेगा। अब आप मेरे को बताओ यहाँ पे पैटर्न क्या पहचान में आ रहा है आपको? सर पहले सर मंडे को सर उसने ए बोला, तो ट्यूसडे को AY बोला, फिर वेडनेसडे को बोला उसने AY तो बोला ही, उसके साथ उसका उल्टा करके बोल दिया YA। फिर थर्सडे को वो ही बोला जो वेडनेसडे को बोला था, उसका दोबारा उल्टा करके उसके पीछे बोल दिया सर। सर वो डबल होते जा रहे हैं नंबर। डबल तो होते जा रहे हैं, पर मतलब ये पैटर्न क्या चल रहा है, जैसे इसने अभी बताया कि वो एक बार सीधा लिख रहा है, एक बार उसको उल्टा लिख रहा है बेटा। इज इट क्लियर? और उसने दो दो का पेयर बनाया है। क्या समझ में आया? देखो यहाँ से हम कोई पैटर्न नहीं समझ सकते, यहाँ से नहीं समझ सकते, यहाँ से हमें पैटर्न समझ में आएगा कि उसने क्या किया बेटा, जो पहले लिख रहा था वो तो लिख ही रहा है। अच्छा, यहाँ से समझ में आ जाएगा। देखो
आपने पहले जो लिखा था ए वाई तो लिखा है बेटा उसने, फिर उसने वापस से उल्टा लिखा, वाई को पहले लिखा, ए को बाद में लिखा, तो वाई ए। अब यहाँ पे क्या लिखा, जो पहले लिखा है वो तो लिखेगा ही लिखेगा। उसके बाद आगे क्या लिखा बेटा, पहले दो का जो लास्ट के दो पेयर का पहले बनाया उसने पेयर वाई ए लिखा, और फिर सेकंड वाले पेयर का फिर उसने बाद में पेयर बनाया ए वाई लिखा। क्लियर सर है? हमें इसी पैटर्न से पहले 18 लिखने होंगे फ्राइडे को। हाँ, पहले फ्राइडे का अगर मैं लिखूंगा तो फ्राइडे का क्या हो जाएगा, ये सेम तो लिखो, ए ए वाई 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 ए वाई ए वाई वाई। अभी मैं इसमें ए एक वाई। पैटर्न और बताऊंगा आपको, देखना ध्यान से सुनो। अब यहाँ से ले लो बेटा, दो का पेयर बनाओ, दो का पेयर बनाते रहो, 1 2 3 एंड 4 पेयर बन गया। तो पहले इसका इस वाले पेयर को लिखेंगे ए वाई, फिर सेकेंड वाला पेयर है हमारा वाई ए, फिर है हमारा बेटा वाई ए, फिर है ए वाई। क्लियर है नोट? अब इसके बाद वापस से आप क्या बनाए यहाँ से, थर्सडे का ना, थर्सडे का पूछा है, और सैटरडे। सैटरडे नहीं सैटरडे, सैटरडे का बेटा पहले ये लिखो ए वाई वाई ए, फिर है हमारा वाई ए वाई, फिर है आपका ए वाई ए, फिर वाई ए वाई। अब यहाँ से दो का पेयर बनाओ, पहला पेयर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और एट्थ। पहले वाले पेयर को रिपीट करो, ए वाई, सेकेंड वाले ए वाई वाई ए फिर वाई वाई ए ए वाई ए वाई, वाई वाई ए वाई ए वाई ए वाई ए वाई। इज इट क्लियर और नॉट? तो उसने सैटरडे को क्या बोलना है बेटा, यही बोलना है। क्या सबको क्लियर हुआ? अब एक और चीज़ है बेटा जो इसमें यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो आप, जो मेरे को लगता है वो भी सही होना चाहिए। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, एक बार इसको लिख लो, फिर मैं रफ कर रहा हूँ इसको, हो जाएगा तब मेरे को बता रहा। डन एवरीबॉडी? चलो नेक्स्ट में। डन सर। अब इसने स्टार्टिंग में क्या बोला है बेटा, ए बोला है मंडे को, फिर उसने बोला ए वाई, फिर उसने बोला ए वाई वाई ए। इज इट क्लियर? यही बोला है। अब नेक्स्ट में क्या बोलेगा बेटा? तो सर ए वाई वाई ए वाई ए वाई, ए वाई वाई ए, यही बोला है। अच्छा वाई सर वाई वाई ए। अब आपको ये नहीं लगता जो पहले वाला है बेटा उसको तो रिपीट वो कर ही रहा है, और वाई को वो रख रहा है कहाँ पे, कॉर्नर के अंदर। जितने भी वाई है उसके हाफ हाफ को कहाँ पे रख रहा है, कॉर्नर पे। जैसे यहाँ पे कितने वाई थे आपके, 2 वाइज थे, तो वाइज को उसने रखा कहाँ पे, कॉर्नर पे, ठीक है। और बाकी जो ए थे बेटा उनको कहाँ पे रखा, उसने मिड में रखा है। जितने भी टोटल वाइज थे उनको रखा कहाँ पे, कॉर्नर पे, और उसके बीच में जो भी ए है बेटा उसको कहाँ पे रखा है, उसको मिडिल के अंदर रखा है। तो अगर मैं नेक्स्ट वाला नंबर बनाऊंगा तो जो ये है बेटा वो तो रिपीट होगा, ए वाई वाई ए वाई ए वाई। और इसके बाद आप काउंट करो कितने वाई है यहाँ पे 4 वाइज है और 4 ए है बेटा। तो हम वाई को कॉर्नर पे रखेंगे, 2 वाई हो जाएंगे बेटा, हाफ हाफ करेंगे तो 4 वाई के 2 वाई आगे, और बीच में मिड में रख देंगे बेटा ए। कितने टाइम में ए है, 4 टाइम, और फिर हो जाएगा वाई। क्या ये पैटर्न समझ में आया? हम यहाँ से समझ सकते हैं बेटा, इसमें 2 वाई थे और 2 ए थे, तो उसने हाफ किया वाई का, तो एक वाई को आगे रखा और दोनों जो ए थे बेटा उनको मिडिल में रखे जितने भी ए थे, और सेकंड वाले वाई को उसने बाद में रखा। यहाँ पे भी हमने क्या किया, इसके पहले ए और वाई को काउंट किया, टोटल यहाँ पे 4 वाइज थे और 4 ए थे। तो ए को तो कहाँ पे रखेगा, वो मिड में रखेगा, और वाई के हाफ हाफ वाई को पहले हाफ वाई को आगे रख लेगा, हाफ वाई को लास्ट में रख देगा। अगर सैटरडे की अगर मैं बात करूँगा तो इसका तो रिपीटेशन होगा, ए वाई वाई ए वाई, ए वाई 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 4 टाइम ए वाई वाई। अब इसके बाद क्या होगा बेटा रिपीटेशन,
अब यहाँ पे काउंट करो कितने वाई है और कितने ए है। यहाँ पे बेटा 8 वाईज और 8 ए हो गए। यस सर। तो वाई कितने टाइम आएगा स्टार्टिंग में 4 टाइम वाई 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 वाई, और फिर आप ए का रिपीट कर सकते हैं 8 टाइम 4 5 6 7। पहले तो वो y को बीच में रख रहा था, फिर उसने y को कॉर्नर में रखा, तो हम लोग y को वापस बीच में नहीं रखेंगे। नहीं वही पैटर्न चलेगा ना बेटा जो हमने यहाँ पे समझा कि वाइस को वो कॉर्नर पे रख रहे हैं और ए को मिड में रख रहे हैं हर बार। नो सर, पहले उसने y को बीच में रखा था दोनों एक के वेडनेसडे को। वेडनेसडे को उसने कहाँ रखा, ए को बीच में रखा बेटा, वाई को कहाँ पे लगाया कॉर्नर पे। यहाँ से आपने ए वाई को रखा, ए वाई के अंदर तो बेटा इससे आपने ये बनाया है ना, तो यहाँ से आपको ये बनाना है। तो यहाँ पे तो आपका एक वाई था और एक ए था, तो वाई को पहले रखा ए को बाद में रखा। ए वाई से तो ए वाई को तो उसने रिपीट किया। अब यहाँ पे कितने थे, एक ए था बेटा एक वाई था, तो उसने वाई को पहले रखा और जितना ए था बेटा उसको तो बाद में रखा। इसमें 2 वाई तो नहीं थे, जैसे कि हाफ हाफ कर देते जैसा वो। यस सर। तो वहां से तो बस एक ही आ गया, कोई पैटर्न वहां पे हमारा मतलब एक एक पार्ट था, तो वहीं से हमारा बन गया बेटा। गॉट इट? ओके सर। तो यहाँ से हमारा 4 टाइम वाई भी रिपीट हो जाएगा और यहाँ से आंसर भी आ सकता सर मतलब दोनों ही करेक्ट थे जो आपने पहले करवाया था और ये। है। हाँ ओके सर। चले नेक्स्ट पे। यस सर। देखो दीज आर द क्वेश्चंस विच आर फ्रॉम द रीजनिंग्स, यानी कि आप किस टाइप से उस चीज को सोचते हो बेटा। बस सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। अगर कंडीशंस फुलफिल हो रही है तो जितने भी आपके ऑप्शन, जितने भी आंसर्स उसके बन सकते हैं। गॉट इट और नॉट? ये डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। एक ही क्वेश्चंस के बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। गॉट इट और नॉट? वो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कैसे हो सकते हैं। चलो एक बार इसको पढ़ो। Every 7th mathematician is also a philosopher. Every 9th philosopher is also a mathematician. So are there more philosopher or more mathematicians? आपसे पूछा है कि मैथमेटिशियंस ज़्यादा है या फिर आपके फिजिशियंस फिलोसफर्स ज़्यादा है। तो देखो आप इसको ना रेशियो से करना चाहते हो रेशियो से कर लो, अगर बेसिक मेथड से लेट करके करना है तो लेट करके कर लो। हमने किया, इसने क्या बोला, देखो मैं पहले आपको लेट करके बता देता हूँ कि हमारे पास कितने मैथमेटिशियंस हैं। मैथ्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैथमेटिशियंस। उसने बोला है 7 मैथमेटिशियंस हैं, तो उसमें फिलोसफर कितने हैं? फिलोसफर है बेटा 1। सर 1। फिर 7th मैथमेटिक्स। हाँ, हर 7th मैथमेटिशियन एक क्या है आपका फिलोसफर है। तो अगर हम 7 मैथमेटिशियंस लेते हैं तो उसमें क्या है, एक फिलोसफर है। इज इट क्लियर? अगर फिलोसफर 9 फिलोसफर्स है, अगर मैं फिलोसफर्स एंड मैथमेटिशियंस की बात करता हूँ तो 9 फिलोसफर्स में से एक क्या है, मैथमेटिशियंस। मैं इन दोनों का कोई एक मल्टीपल ले सकता हूँ। हम टोटल मैथमेटिशियन और फिजिशियंस कितना मान लेते हैं बेटा, इन दोनों का कोई भी फैक्टर मान लेते, इनका कोई मल्टीपल मान लेते हैं, तो वो आ गया आपका ना 63। तो हमारे पास अब सपोज करो हमारे पास 63 मैथमेटिशियंस है और 63 फिलोसफर्स है स्टार्टिंग में। तो उसमें से फिजिशियंस कितने रहेंगे बेटा, फिजिशियंस रहेंगे 7 से मैं डिवाइड करूँगा तो कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम। और मैथमेटिशियंस कितने रहेंगे, अगर एवरी 9th फिलोसफर इज ए मैथमेटिशियंस तो 9 से आप डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम। तो अभी मेरे को बताओ फिलोसफर ज़्यादा है या फिर मैथमेटिशियंस ज़्यादा है? बेटा 9 फिलोसफर्स आर देयर एंड 7 मैथमेटिशियंस आर देयर। तो यहाँ से फिलोसफर ज्यादा है। तो फिलोसफर्स क्या हो जाएंगे, philosophers are more than mathematicians. Is it clear or not? क्लियर है सर। अच्छा, इसको आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हो। आपको मैंने बताया था बेटा, आप यहाँ से मैथमेटिशियन से फिलोसफर का रेशियो लो, और आपको एक बार दे रखा है फिलोसफर से मैथमेटिशियंस का रेशियो। क्या है रेशियो? 7 रेशियो 1 है, एक इसमें है 9:1। ठीक है, तो फिलोसफर की वैल्यू को मैं सेम कर सकता हूँ। तो फिलोसफर की वैल्यू को सेम करेंगे तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो इसको 9 को, और इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये पूरा 7। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 63 रेशियो 9।
और यहाँ से हो जाएगा आपका कितना 63, एक सेकेंड, तो ये भी हो जाएगा 63:7। तो अगर 63 फिलोसफर्स है, टोटल वैल्यू 63 है, तो उसमें फिलोसफर्स कितने हैं 9 है, और टोटल वैल्यू अगर हमारे पास कितनी है फिलोसफर्स की 63 है, तो उसमें मैथमेटिशियंस कितने हैं बेटा 7। तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं, सेम वही तरीका है, इसी तरीके का, बस वहाँ पे हमने क्या कर दिया मर्जिंग ऑफ द रेशियोज कर दिया। वैसे तो मर्ज नहीं होगा क्योंकि आपके पास दो ही वैल्यू है, इज इट क्लियर और नॉट? तो यहाँ पे आप इक्वल कर सकते हैं, मैथमेटिशियंस और Okay, फिजिशियंस को इक्वल कर सकते हैं। गॉट इट और नॉट? यस सर, चलो बेटा नेक्स्ट पे, यस सर। ये वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है। 3 diggers can dig 3 pits in 3 hours, so how many times can 6 diggers dig in 5 hours? बेटा m1 d1 t1 divided by m2 d2 t2, m1 d1 t1 divided by w1 is equal to m2 d2 t2 divided by w2। सबको याद है कि नहीं? तो यहाँ पे बोला है 3 diggers, कितने लोग काम कर रहे हैं? 3 लोग, 3 मैन। कितने दिन काम करते हैं? दिन का कुछ नहीं दिया है, तो दिन का कंपेरिजन नहीं करेंगे हम। उसके बाद टाइम दिया है 3 आवर्स का। 3 आवर्स में वर्क कितना कर रहे हैं बेटा? 3 पिट्स को क्या कर रहे हैं? डिग कर रहे हैं, तो 3 वर्क कर रहे हैं, उसमें 3 यूनिट वर्क किया। सेकेंड m2 की वैल्यू कितनी है बेटा? 6 डिगर्स आ दे एंड 5 आवर्स लेते हैं वो कंप्लीट करने में। उसने बोला हाउ मेनी पिट्स, तो आपसे वर्क पूछे। 3 से 3 डिवाइड हो गया, 3 से मैं 6 को डिवाइड करूँगा 2 टाइम जाएगा, तो ये w की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? w इज इक्वल टू 5 to 10। सो 10 डिग्स विल बी देयर और 10 पिट्स विल बी देयर। इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर है सर। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आराम से इसको करके आ जाता। इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करो। ये वाला क्वेश्चन भी इजी है बेटा। कंसिडर द इक्वेशन, आपको इक्वेशन दे रखी है और आपको x की वैल्यू चाहिए, तो पहले जो सिंप्लीफाई करना इजी है ना, पहले उनको बनाओ बेटा। जैसे ये था आपका 2 × 72 डिवाइडेड बाई 73 इज इक्वल टू 1/60 प्लस 1/290 प्लस 1/292, और इसमें 1/x की वैल्यू। हमें क्या चाहिए बेटा? x की वैल्यू चाहिए, राइट? सर अप्रोक्स 369। क्या बेटा? सर अप्रोक्स 369। अप्रोक्स 369। चलो अभी चेक कर लेते हैं। इसको कैसे कर सकते हो? देखो 73 का अगर मैं देखूंगा ना, तो 73 आपका एक मल्टीपल है 73 का एक मल्टीपल 219 भी है बेटा, और 73 का एक मल्टीपल 292 भी है। गॉट इट और नॉट? तो मैं एक एक को करके यहाँ पे सिंप्लीफाई करता हूँ। कैसे कर सकते हैं? मैं इसको लेके आता हूँ, इस वाली वैल्यू को मैं इधर लेके आता हूँ। 2/73 को मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ बेटा 1/292। ये बन जाएगा आपका 1/60 प्लस 1/290 प्लस 1/x। इन दोनों का क्या हो जाएगा बेटा? एलसीएम हो जाएगा 292। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे? क्लियर? यस सर। या फिर मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको भी लेके आ जाता हूँ, थर्ड वाले को भी ले लो। हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, आप इसको भी ले लो इधर ही। ये किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा, तो -1/290, और इधर बच जाएगा बेटा 1/60 प्लस 1/x। अब आपको यहाँ पे 73 सबको कॉमन दिख रहा है डिनोमिनेटर में, तो सबके डिनोमिनेटर में से मैंने 73 कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 1/73। यहाँ से बचेगा बेटा आपका 2/1 माइनस ये बचेगा 1/, इसमें 73 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका जाएगा कितने टाइम? 4 टाइम, माइनस ये आ जाएगा 1/3। अब इसको सिंप्लीफाई करना इजी है कि नहीं? इज इक्वल टू ये हो गया 1/60 प्लस 1/x। इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या फिर आप एलसीएम ले लो। इन सब का एलसीएम आएगा बेटा 12, तो ये आ गया 1/73 इंटू ये हो जाएगा 12 आ जाएगा एलसीएम, और 1 से डिवाइड करेंगे 12 को तो 12 टाइम, तो ये 24 आ गया। 12 2 24 माइनस 4 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 3 टाइम, एंड 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम, और इज इक्वल टू आ गया बेटा 1/60 प्लस 1/x। अब ये 1/60 को इधर ले आओ, ये कितना बनेगा बेटा? 24 - 7 करो,
24 माइनस 7 करेंगे तो कितना बचेगा बेटा? 70। 24 कैसे आया? बेटा 2/1 है, अगर इसका एलसीएम 12 है तो 1 से डिवाइड करेंगे 12 को तो 12 टाइम, और 12 को यस 2 से सर। मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 ही आएगा। ओके सर। और सर 1/73 3 इंटू, एंड 4? बेटा इसको सिंप्लीफाई किया हमने, 4 से डिवाइड करेंगे 12 को कितने टाइम जाएगा, सर 3। और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। ओके ये सर। तो सिंप्लीफाई करना आता है ना फ्रैक्शंस का, एडिशन सब्ट्रैक्शन। यस सर। है तो इसमें डाउट कैसे आ रहा है? अब यहाँ से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 17/12। अब ये 1/60 को इधर लेके आ जाओ, क्लियर, और ये आ गया बेटा 1/x। अब देखो 12 इन दोनों में भी कॉमन है, 12 कॉमन है तो आपका ये बच जाएगा 17/73, और माइनस ये आपका बचेगा 1/5, और हमारा कॉमन कितना आ गया? 1/12 कॉमन आ गया, इज इक्वल टू 1/x। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5 का इधर मल्टीप्लाई होगा 73 का इधर, तो ये आपका बन जाएगा 1/12 इंटू 17 इंटू 5 कितना हो जाएगा बेटा? 85। 85 में से आप 73 को सब्ट्रैक्ट करो, और डिनोमिनेटर में आएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ जाएगा 5 350, 350 में 15 ऐड करेंगे बेटा 365 इज इक्वल टू 1/x। ये बचेगा आपका कितना? 12, और 12 से 12 डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी बेटा कितनी? 360, एंड दिस इज द आंसर। क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? यस सर। अगर आप इन तीनों का एलसीएम, इन चारों का एलसीएम लेके इसको करने लग गए ना, तो सबसे बड़ा लेंदी क्वेश्चन होगा बेटा, सबसे बड़ा। पहले तो इनका एलसीएम ही निकालोगे, ठीक है, आप इनको चारों को एक साथ भी रख सकते हैं। थोड़ा सा इसको करना इजी है, और कंपेरेटिवली इजी भी है, और इसको करना भी मतलब माइंड में भी कर सकते हैं। वर्ड इट और नोट? आप इसको एक साथ करना चाहते हो तो एक साथ भी कर सकते हो। इन सबका पहले एलसीएम निकालो, जो भी एक्स्ट्रा फैक्टर्स आएंगे उनको एक साथ मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है? यस सर। चलो नेक्स्ट पे यस सर। आ जाओ, या फिर एक साथ करके दिखाऊं कि कैसे कर सकते हो एक साथ पूरा? करना है? चले नेक्स्ट पे, खुद से कर लोगे? कर लेना, खुद से करना। यहाँ पे देखो, पढ़ो इस वाले क्वेश्चन। मिकी माउस, मिनी माउस, गोफी एंड प्लूटो आर द सिटिंग ऑन द बेंच। 4 पर्सन से बेटा, मिकी माउस है, मिनी माउस है, गोफी है एंड प्लूटो है। एंड इफ गोफी हु इज सिटिंग इन द राइट मोस्ट स्पॉट, बेटा कितने पर्सन है? 4 पर्सन। तो हम एक बेंच बना लेते हैं जिसमें 4 पर्सन बैठा। इसने बोला है गोफी कहाँ पे बैठा है? राइट मोस्ट पे बैठा है, यहाँ पे गोफी बैठा है। इन द राइट मोस्ट स्पॉट गेट्स अप एंड देन सिट डाउन बिटवीन द मिकी एंड माउस। बेटा यहाँ से खड़ा हुआ वो, और वो चला गया कहाँ पे बैठने? वो गया मिकी माउस और मिनी माउस के बीच में बैठने। तो आपका देखो, ये खड़ा होकर कहाँ पे जा सकता है? या तो यहाँ पे जा सकता है या फिर यहाँ पे जा सकता है। ये 2 प्लेसेस ही है बेटा। जैसे कि अगर यहाँ पे होगा गोफी, तो यहाँ पे मिनी माउस हो सकता है, या फिर यहाँ पे मिकी माउस हो सकता है। यहाँ पे मिनी माउस तब बीच में बैठ सकता है, या फिर आपका यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे मिनी माउस और मिकी माउस हो सकता है। अब आगे वाली लाइन को पढ़ोगे तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि वो बैठा कहाँ पे। देन मिनी माउस विल बी द लेफ्ट मोस्ट, यानी कि मिनी माउस यहाँ पे बैठे। तो आप यहाँ से बना सकते हैं, यहाँ पे मिनी माउस है तो उसके बीच में आ गया बेटा कौन? गोल्फी या गूफी जो भी है। उसके बाद कौन आएगा? मिकी माउस आएगा, और उसके बाद प्लूटो आएगा। प्लूटो बचा। क्या हुआ बेटा? तो इनका जो बेंच का जो वो बन गया था हमारे पास, जो पैटर्न बना, ये आ गया, उनका सिटिंग अरेंजमेंट आ गया बेटा। सबसे लेफ्ट माउस में बैठा है मिनी माउस, देन गूफी, देन मिकी माउस एंड देन प्लूटो। ओके सर। किसी को कोई डाउट है इसमें? सर ये तो पूरा आंसर ही हुआ था क्वेश्चन में। हाँ, तो आंसर में क्वेश्चन में रहता है बेटा आंसर इनका। रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस माइंड लगाओ और आ जाएगा। मैथ्स में, रीजनिंग में बस आपको चीज़ें याद होनी चाहिए बेटा। प्रैक्टिस है तो सारे क्वेश्चंस का आंसर उसी में रहता है। बस हमें तो अरेंज करना रहता है, कुछ फॉर्मूलाज पुट करना रहता है बस मैथ्स में। गॉट इट और नॉट? यस सर।
चलिए नेक्स्ट पे। यस सर। ये वाला क्वेश्चन किया था, याद है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। द न्यू दिल्ली एक्सचेंज हैज द फॉलोइंग करेंसी रेट, 11 तुर्किश कोस्ट इज इक्वल टू 14 दिनार के बराबर है, 22 रुपीज़ कोस्ट फॉर द 21 दिनार्स, 10 रुपीज़ कोस्ट फॉर 3 थैलर्स, 5 कैरोन्स इज इक्वल टू 2 थैलर्स, हाउ मेनी तुर्किश कैन यू गेट इन 13 कैरोन्स। तो बेटा यहाँ से आपको बस रिलेशन निकालना है। हाँ सर इसका आंसर 13 कैरोन्स इक्वल्स टू 13 तुर्किश होगा। हाँ 13 कैरोन इज इक्वल टू 13 क्या है तुर्किश आ जाएगा। अब देखो आएगा कैसे वो समझ लेते हैं। देखो आपको क्या दे रखा है, यहाँ से हम रेशियो से इस वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपसे बोला है 11 तुर्किश की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 14 दिनार के बराबर है। दिनार को मैं डी से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। फिर उसने बोला है कि आपका जो 22 रुपीज़ है वो किसके बराबर है, 21 दिनार के बराबर है। 10 रुपीज़ जो है वो कॉस्ट है 3 थैलर्स के, थैलर्स को टी एच से शो कर रहा हूँ। और आपको बोला है 5 कैरोन्स, ये आपका 2 थैलर्स के बराबर है। तो यहाँ से मैं रेशियो निकाल सकता हूँ बेटा, थैलर से आपका दिनार का जो रेशियो रहेगा, थैलर नहीं है ये आपका तुर्किश है, तुर्किश टू दिनार जो रेशियो रहेगा वो बन जाएगा बेटा 14:11। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से किसका, आप देखो दिनार से निकालो, यहाँ से दिनार से निकाल रहे हैं हम किसका, रुपीज़ का। तो दिनार का रुपीज़ से क्या होगा बेटा, दिनार की वैल्यू है 22, रेशियो ये हो जाएगा 21। उसके बाद मैं यहाँ से रुपीज़ है तो यहाँ पे रुपी ले लेता हूँ, रुपी का निकालते हैं बेटा किसके साथ, थैलर के साथ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि मुझे रिलेशन किस में चाहिए, सिर्फ तुर्गिश के अंदर और कैरोन के अंदर रिलेशन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप ऐसे उनके रेशियोज को ऐसे बनाओ जैसे कि उनका मल्टीप्लाई करेंगे। हमें फर्स्ट और फाइनल का जब भी रेशियो निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं, रेशियोज का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमें उसको इस टाइप से ही बनाना है, इस टाइप से फॉर्मेशन करनी है कि हमें बेटा फर्स्ट और लास्ट के बीच में अगर फॉर्मेशन अगर निकालना है वैल्यू, तो बीच वाली वैल्यूज़ कटती हुई जानी चाहिए बेटा। तो हमने इसीलिए अगर दिनार को इधर लिया है तो दिनार को एक बार डिनोमिनेटर में लिया, एक बार न्यूमरेटर में, रुपए को लिया डिनोमिनेटर में तो इधर लिया न्यूमरेटर में। अब थैलर को बेटा कहाँ पे लिया है, न्यूमरेटर में लिया, डिनोमिनेटर में है इधर, तो यहाँ पे लेना पड़ेगा हमें न्यूमरेटर में। थैलर का निकालना है किसके साथ में, कैरोन के साथ, क्योंकि आपको रिलेशन किस में पूछा है, कैरोन से तुर्किश में पूछा है। तो यहाँ से आपका रुपी से आ जाएगा किसका, थैलस का, ये आ जाएगा आपका 3:10। यहाँ से आ जाएगा कैरोन का, थैलस के साथ निकालेंगे, थैलस का आ गया 5:2 आ जाएगा। क्या यहाँ से रेशियो लेने में कोई प्रॉब्लम है क्या, या क्लियर है सबको यहाँ तक? यस सर। नो डाउट्स। अब आप मेरे को ये बताओ बेटा, तुर्किश डिवाइडेड बाई दिनार इंटू दिनार डिवाइडेड बाई रुपीज़, रुपीज़ डिवाइडेड बाई थैलस इंटू थैलस डिवाइडेड बाई कैरोन। आपको दिखा ये, दिनार से दिनार कैंसिल आउट हो गया, रुपी से रुपी, थैलस से थैलस, जो रिलेशन बचेगा वो किसका बचेगा, तुर्किश से कैरोन का बनेगा। अब यहाँ से आप इनकी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ से करता हूँ मैं 14/11 मल्टीप्लाई 22/21 इंटू 3/10 इंटू 5/2। 11 से डिवाइड करूँगा 2 टाइम जाएगा, और ये 3 से डिवाइड करेंगे 7 टाइम जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम जाएगा, 2 से डिवाइड करूँगा 5 टाइम जाएगा, और 2 से 2 डिवाइड हो गया, 5 से 5 डिवाइड हो गया। यानी कि तुर्किश का और कैरोन का जो रिलेशन आया बेटा वो किसका है, 1/1 का, यानी कि 1:1 का। तो अगर आपको 13 कैरोन्स चाहिए तो कितने तुर्किश में मिलेगा बेटा, वो 13 तुर्किश के अंदर मिलेगा। उनका रेशियो कितना है, 1:1 है बेटा। इज इट क्लियर और नॉट? तो जितने तुर्किश चाहिए उतने ही कैरोन लेके जाओ, उतने ही कैरोन के अंदर तुर्किश आ जाएगा बेटा। गॉट इट और नॉट एवरीबॉडी? चलो बेटा नेक्स्ट पे। यस सर। चलो देखो इसको। वैलेंटाइन द कॉकरोच सेड he could run with the speed of 50 meter per minute, so no one believed him and they were right. Valentine got confused and thought
there were 60 centimeters in the meter and 100 centimeters in a minute. So what is the Valentine's real running speed in मीटर पर मिनट? मीटर पर मिनट में आपको क्या निकालना है, उसकी रियल स्पीड निकालना है। तो अगर मेरे को ये बताओ, यहाँ पे आपने कॉकरोच ने गलती क्या की बेटा, उसने ये किया कि जो 1 मीटर को उसने 60 सेंटीमीटर के बराबर रखा और 1 मिनट को उसने 60 सेकेंड्स के बराबर रखा, जिससे कि उसने क्या निकाली, अपनी स्पीड निकाली। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट द एक्चुअल स्पीड इन किलोमीटर पर आवर में ले लेते हैं, यस और नो? तो एक्चुअल स्पीड इन या मीटर पर मिनट में ले लेते हैं, मीटर पर मिनट में एक्चुअल स्पीड ऑफ कॉकरोच इज एक्स मीटर पर मिनट। क्लियर और नोट? अब इस x मीटर पर मिनट को उसने अगर कन्वर्ट किया होगा किसके अंदर बेटा, या किलोमीटर पर मिनट ले लेते हैं, किलोमीटर नहीं सेंटीमीटर दिया है ना, चलो ठीक है आ जाओ। तो यहाँ पे दिया है x मीटर पर मिनट, इसको अगर मेरे को चेंज करना है बेटा अकॉर्डिंग टू कॉकरोच ने क्या बोला है, 1 मीटर को कितना रखा है उसने, 60 सेंटीमीटर के बराबर रखा है। तो इसको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 60 से। तो ये मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद उसने मिनट को कन्वर्ट किया किसमें, सेकेंड्स में। तो 1 मिनट में उसने बोला 100 सेकेंड्स होते हैं, तो 100 सेकेंड्स में उसका आंसर। इज इट क्लियर? और जिससे उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, उसकी वैल्यू आ रही है 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट। इसकी मैं यूनिट को अभी सेम रखता हूँ, इसमें कोई चेंज नहीं करता हूँ। तो अगर मेरे को एक्चुअल वैल्यू निकालनी है x की, तो x की वैल्यू क्या आएगी, इस 50 में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ बेटा, ये 100 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा ऊपर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा क्या, 60। इज इट क्लियर और नॉट? ये किस में आएगा? Yes, sir. मीटर पर मिनट में आएगा, बट मीटर पर मिनट में आ रहा है बेटा इसको, ये उसकी एक्चुअल स्पीड आई है, बट इसको अगर हमें सेम से चेंज करना है, यानी कि मीटर को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, सेंटीमीटर में। तो मीटर का सेंटीमीटर कितना होता है, ये हमारे पास क्या था बेटा, ये सेकंड पर वो आ गया, ये जो x की वैल्यू आएगी ये किस में आ गई, x की वैल्यू आ गई बेटा किसमें, सेंटीमीटर पर सेकेंड्स में। ये आएगा कितना, 50 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 60। बट अगर इसको सेंटीमीटर पर सेकेंड को मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना है, तो अगर मेरे को इसको एक्चुअल को मीटर में कन्वर्ट करना पड़े, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड कर देंगे। एक सेकेंड रुक जाओ, यहाँ पे कुछ तो गलती हो गई, 60/60 है तो सीधा सीधा आ गया 50 आ जाएगा, दैट इज नॉट। तो यहाँ पे एक सेकेंड रखना, मैं वापस से करता हूँ आपको। कोई भी आप एक एक्चुअल स्पीड मान लो बेटा उसकी, हमने वहाँ से एक्सलेट कर लिया, एक्स किसमें है, मीटर पर सेकेंड में ले लो इसको, या मीटर पर मिनट में ही ले लो, इसमें है मीटर पर मिनट में। अब इस एक्स मीटर पर मिनट को हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर बेटा, सेंटीमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो सेंटीमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे आप, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, एक्स हमारा मीटर पर सेकेंड में, सेंटीमीटर पर सर इनटू या 100। इसको हम ले लेते हैं, एक सेकेंड सुनो, इसको हम सेंटीमीटर पर सेकेंड में ले लेते हैं, क्योंकि फिर उसको मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना इजी होगा। सेंटीमीटर पर सेकेंड में हमने ले दिया बेटा, तो एक्स की वैल्यू अगर सेंटीमीटर पर सेकेंड में है, इसको अगर मैं मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करूँगा तो कितना होगा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे बेटा, 60 से, क्योंकि कॉकरोच ने ऐसा किया है गलती से। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 60 से, क्योंकि 1 मीटर में उसने कितना माना है, 1 मीटर इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर माना है।
और 1 मिनट का जो माना है उसने सेकंड्स में, वो माना है 100 सेकंड्स। तो जो सेकंड है डिवाइडेड, सेकंड को अगर मेरे को मिनट में कन्वर्ट करना है तो हम डिवाइड करेंगे बेटा 100 से, और डिवाइड करना है यानी कि ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है उसने 50 मीटर पर मिनट में है बेटा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा मीटर पर मिनट, और ये भी मीटर पर मिनट में। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 50 में 60 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड कर दो आप 100 से। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया आपका 30। किस में आ जाएगा बेटा, ये x की वैल्यू आई है, तो x की वैल्यू किस में है, सेंटीमीटर पर सेकेंड में। गॉट इट और नॉट। अब हमें इसको चाहिए किससे, एक्चुअल में बेटा, इसकी एक्चुअल स्पीड कितनी होगी। तो x को बेटा ये सेंटीमीटर पर सेकेंड में है, इसको किस में कन्वर्ट कर दो, मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करो, और डिनोमिनेटर में सेकंड है, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई और कर देंगे। तो 2 0 से 2 0 का यहाँ से डिवाइड हो गया, आपका हो जाएगा यहाँ से 80। तो इट शुड बी 18 मीटर पर मिनट। क्लियर और नॉट एवरीबडी। तो उसका सेंटीमीटर पर सेकेंड में मान लो, उसको जैसे पहले कॉकरोच ने किया है बेटा, उस तरीके से उसकी स्पीड को चेंज करके देखो, फिर देन आप उसका एक्चुअल स्पीड को कन्वर्ट करके देखो। क्लियर और नॉट। वहाँ से आपकी एक्चुअल स्पीड आ जाएगी, उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड में करो, किलोमीटर पर आवर में करना है, किलोमीटर पर। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? Anybody having doubt here? नो सर। चले हम नेक्स्ट पे। यस सर। चलो जी चेक करो बेटा इस वाले क्वेश्चन। At the start of the year, screw, nut and bolts were equally priced at $1 per kg. 1 kg कितने रुपए का आता है, $1 का आता है। On February 27, the store owner decided to screw should increase in the price of 50% and bolt should decrease in price of 50%. और फिर नेक्स्ट डे उसने क्या किया, ओनर चेंज द प्राइस अगेन, दिस टाइम द प्राइस ऑफ स्क्रू वेंट डाउन बाई 50% एंड द प्राइस ऑफ बोल्ट अप बाई 50%. वाट विल बी द लीस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट टू बाई इन मार्च, स्क्रू, नट्स और बोल्ट। बेटा सीधा सीधा मेरे को तो यहाँ पे दिख गया कि दोनों इक्वली होने वाले हैं, क्योंकि एक बार आपने पहले वाले को 50% से इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज कर दिया 50% से, दूसरे वाले को पहले डिक्रीज करके फिर इंक्रीज कर दिया, तो उसमें कोई चेंज आएगा क्या? दोनों को सेम परसेंट से क्या कर रहे हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं। चलो मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ। सक्सेसिव परसेंटेज का ये क्वेश्चन है, आप यहाँ से लेट कर सकते हैं। लेट हम यहाँ पे आपसे बोल रहे हैं बेटा $1 को हम रुपये में कन्वर्ट कर लें, ऐसा मान लेते हैं $1 इज इक्वल टू 100 रुपीज़। इतना है नहीं, बट आप इसको लेट कर लो, क्योंकि 100 से कैलकुलेशन करना ईजी है। तो दोनों के पास कितने कितने रुपए हैं, 100 रुपए का है बेटा। स्क्रू भी आपका 100 का है, और आपका नट एंड बोल्ट्स भी कितने हैं, 100। स्टार्टिंग में उसने बोला है दोनों का प्राइस क्या है, सेम है। अब उसने क्या किया, 27 को क्या कर दिया बेटा, 27 को उसने डिक्रीज स्क्रू शुड, अच्छा he decided that screw should be increased by 50%। स्क्रू को बेटा 50% से इंक्रीज किया, तो इसका 50% ये हो जाएगा 150 रुपए का, और इसमें क्या किया, 50% से डिक्रीज किया, और तो 50%। ये हो गया 50 रुपए का। अब उसने 28 फेब को क्या किया, 28 फेब को बेटा इसके अंदर 50% से डिक्रीज कर दिया, तो इसका 50% कितना होगा, ये हो जाएगा 15 7 से 75, तो 75 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 75 ही बचेगा। और इसमें अगर मैं 50% से इंक्रीज करूँगा तो इसका 50% क्या होगा, 25 होता है बेटा। 50 का 75 भी आएगा फिर। हाँ, तो आप यहाँ पे 25 ऐड करेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा 70। तो दोनों की वैल्यू देखो, 28 को कितनी है, सेम है। तो मार्च में जब खरीदने जाएगा तो दोनों की वैल्यू अभी भी क्या है, सेम ही है। बेसिकली हुआ ही क्या है, एक नंबर को बेटा मैं, आप ये बताओ, एक नंबर को पहले मैंने 50% से इंक्रीज किया, फिर उसके बाद 50% से डिक्रीज कर दिया, या फिर दूसरे वाले नंबर में मैंने ऐसा किया कि पहले 50% से डिक्रीज किया, फिर उसके अंदर 50% से ऐड कर दिया। क्या इनकी दोनों की वैल्यू में कभी चेंज आ सकता है क्या? दोनों में सक्सेसिव परसेंटेज है, वही सेम चीज़ है बेटा। एक बार इंक्रीज हो रहा है, एक बार डिक्रीज हो रहा है,
और मल्टीप्लाई में बेटा मैं पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, दोनों की वैल्यू तो सेम ही आने वाली है, तो इसमें क्या ही सर उसने 28 फेब के बाद सर 1 मार्च को भी प्राइस चेंज किया था। नहीं नहीं 1 मार्च को नहीं किया था, उसने बोला 1 मार्च को वो खरीदने जाएगा तो क्या होगा, तो 1 मार्च को उसको दिखेगा कि सारे प्राइसेस क्या है, सेम है दोनों के, स्क्रू के भी और नट एंड बोल्ट्स के भी। क्लियर? चलो नेक्स्ट में इस वाले क्वेश्चन को देखो, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। इन द सीक्वेंस 2 6 12 20 30 व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर, रीजनिंग का सबसे बेसिक क्वेश्चन है या सर 42 आ गया आंसर। हाँ तो 2 है 6 है 12 है 20 है 30 है, तो यहाँ पे सबसे पहले डिफरेंस चेक करो कितने का है, 4 का, देन 6 का, 6 का, फिर 8 का, देन फिर 10 का, फिर 12 आएगा सर। तो 30 सर, 42 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42। द नेक्स्ट नंबर विल बी 42। आपसे यही पूछा था 6th प्लेस क्या होगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट में। Alisa has the mobile phone. It is fully charged battery given by 6 hours talk time and 210 hours of the standby time. When Alisa boarded the train, for the phone was fully charged, and but the moment she arrived at her destination, the battery ran out. How long did Alisa travel on the train? If it is known that she was talking on the phone exactly half of the journey. आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लाइन वो लग रहा होगा यार, वो जा रही है, उसने ट्रेन के अंदर बैठी, स्टैंड बाई का कुछ टाइम दे रखा है, उसके बैटरी का यूज़ करने का और टॉक टाइम का कुछ टाइम दे रखा है। क्लियर हो नॉट कि इतने टाइम में वो कंप्लीट होती है। इसको करने के 2 तरीके हैं बेटा। दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम वर्क एंड टाइम। मैं अगर आपको ऐसा सिंपल ऐसा क्वेश्चन बोल देता बेटा कि एक पर्सन एक काम को 6 आवर्स में करता है, बी एक काम को 210 आवर्स में करता है। इज इट क्लियर और नॉट? फिर आपसे मैंने ये बोला होता कि आधा काम आधे टाइम तक, जितना भी इसमें टोटल टाइम लगा है उसका आधा टाइम तक ए ने काम किया है, तो आप मेरे को बताओ टोटल टाइम कितना लगा। क्या इसको करना इजी होता है कि नहीं बेटा? हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे किए हैं कि इन दोनों का पहले एलसीएम ले लो, टोटल वहाँ पे टोटल वर्क आ जाएगा हमारे पास, फिर एफिशिएंसी आ जाएगी ए की और बी की, फिर उसमें से हाफ टाइम किसने काम किया है, ए ने काम किया है, हाफ टाइम किसने किया है, बी ने काम किया है, और वहाँ से टाइम आ जाएगा बेटा, जैसा नो। तो सेम ये उसी टाइप का क्वेश्चन है बेटा, बस यहाँ पे थोड़ा सा उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, उसको थोड़ा सा आपको पाइप एंड सिस्टम्स वाला जो क्वेश्चन होते हैं ना कि खाली करने वाला, अब आप इसको ऐसे तरीके से मान सकते हो कि आपका एक फुल्ली चार्ज वो है, फुल्ली चार्ज इसने बैटरी बोला है, तो हम यहाँ से एक फुल्ली चार्ज बैटरी ले लेते हैं। इज इट क्लियर होना? अब इसको क्या कर रहा है, वो कम कर रहा है, खाली कर रहा है बेटा बैटरी को। इसमें क्या कर रही है, एक तो टॉक टाइम है, टॉक टाइम का जो टाइम कितना है बेटा, वो 6 आवर्स में पूरे बैटरी को खाली कर देता है अकेले। अगर बात करते हैं उसका अगर स्टैंड बाई टाइम, यानी कि अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तब क्या कितने दिन में कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, 210 आवर्स में कंप्लीट करेगा, यस और नो? तो यहाँ से मैं इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ, जो हमारा टोटल बैटरी का वो ले लेते हैं कैपेसिटी, टोटल बैटरी का कैपेसिटी, या फिर आप बोल सकते हैं बेटा टोटल वर्क कितना है। तो यहाँ से आ जाएगा टोटल वर्क, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 210 ही आ जाएगा बेटा। मैं अगर निकालता हूँ टॉक टाइम की एफिशिएंसी, टॉक टाइम की एफिशिएंसी कितनी होगी, 6 का डिवाइड करेंगे बेटा, इसमें कितने टाइम जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5 वहाँ से आएगा, 7 यहाँ से, 35 आ गया बेटा, और 210 से डिवाइड करेंगे तो टॉक टाइम की एफिशिएंसी है बेटा 1 की। गॉट इट और नॉट? अब हम यहाँ से यह मान लेते हैं कि टोटल टाइम उसको कितना लगा, टोटल टाइम लगा उसको पूरे फुल जर्नी में टी टाइम लगा। इज इट क्लियर और नॉट? या फिर ट्वाइस टी मान लेते हैं, क्योंकि उसमें फ्रैक्शन में काम करने का वो हो जाएगा, क्योंकि हाफ हाफ टाइम बोला है ना। अब ट्वाइस टी टाइम उसको लगा बेटा। आपसे ये बोला है कि आधे टाइम तक तो वो क्या कर रही थी, बातें कर रही थी, तो आधे टाइम तक यानी कि बेटा 35 इंटू टाइम, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है,
वर्क इज इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी बेटा। तो 35 की एफिशिएंसी से वो कितने टाइम तक बात करती रही, टी टाइम तक बात करती रही। इसका आधा टाइम क्या होगा, 2t का टी होगा प्लस, और उसने 1 की एफिशिएंसी से यानी कि स्टैंड बाई जो टाइम है उस टाइम में भी कितने टाइम तक रखा बेटा, टी टाइम तक उसने रखा था, आधे टाइम तक रखा। तो उसने टोटल क्या बोला है, उसने टोटल पूरी बैटरी खर्च कर दी बेटा। तो आपका पूरा बैटरी का कैपेसिटी कितना था, 210। तो यहाँ से आप निकाल लो बेटा, 35 में 1 ऐड करेंगे ये हो जाएगा 3060, जिसकी वैल्यू आएगी 210। अब यहाँ से डिवाइड कर लो, टी की वैल्यू आ जाएगी। कितना टाइम लग रहा है, 210 में डिवाइड करेंगे 36 से, ये किससे डिवाइड हो रहा है, 6 से डिवाइड हो रहा है। तो 6 से डिवाइड हो गई, आ जाएगा 35 और डिनोमिनेटर में आएगा 6। अब आपसे पूछा है 2t की वैल्यू, टोटल टाइम तो हमारा ट्वाइस ऑफ टी था, तो ये होएगा 35/6 इंटू 2 से डिवाइड करूँगा 3 टाइम, एंड ये हो जाएगा बेटा कितना, 3 से डिवाइड करने पर 3 बन जा 3, ये जाएगा 3 बन जा 3, बचेगा आपका 2 रिमाइंडर, तो 2/3। तो टोटल टाइम कितना लगा बेटा उसको, 11 2/3 आवर्स का टाइम लगेगा बेटा पूरे जर्नी के अंदर। गॉट इट और नॉट एवरीबडी? किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? नेक्स्ट पे चले। सर या फिर आप इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी कर सकते थे, मैं यहाँ से टोटल कैपेसिटी मान लेता हूँ। यहाँ पे देखो, इसको अगर x y z मान के लेट करके करना है तो वैसे भी कर सकते हैं। आप मेरे को ये बताओ, आपसे ये बोला है कि जो टॉक टाइम है, टॉक टाइम में 6 आवर्स में हम इसकी टोटल कैपेसिटी मान लेते हैं, द टोटल कैपेसिटी ऑफ बैटरी वन यूनिट ले लेते हैं, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ, वो अगर 6 आवर्स में कंप्लीट कर देता है टॉक टाइम के अंदर, और यहाँ से ये भी लेट कर लेते हैं कि उसको टाइम कितना लग रहा है टोटल जर्नी के अंदर, टोटल जर्नी का टाइम है यहाँ से हम 2t ले लेते हैं। तो आपको टॉक टाइम के अंदर कितने टाइम तक उसने बातें की बेटा, टी टाइम तक बात की है, और बाकी आपका क्या किया है उसने, आपने स्टैंड बाई में रखा है। स्टैंड बाई का टाइम कितना है, स्टैंड बाई का टाइम भी टी टाइम। तो अगर वो 6 आवर में पूरा 1 कैपेसिटी का काम करती है, तो आपका 1 यूनिट में कितना काम करेगी, 1/6 का बेटा, और उसे टी यूनिट तक काम किया है टोटल, यानी कि टी से हम मल्टीप्लाई कर दें, प्लस स्टैंड बाई का निकाल लो। स्टैंड बाई यानी कि उस 1 यूनिट को काम करने में कितना आज का टाइम लेता है, 210। तो 1 यूनिट काम को आपका 1 मिनट में कितना काम, या फिर 1 यूनिट टाइम के अंदर कितना काम होगा बेटा, तो वो हो जाएगा 1/210, वो उसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 1/210। और उसको टी टाइम तक काम करना था, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा बेटा, 1/210 इंटू टी। अब आप इन दोनों को ऐड करो, और इन दोनों ने मिलकर कितना काम किया बेटा, 1 यूनिट का काम किया, क्योंकि जो कि आपकी टोटल बैटरी की कैपेसिटी है। तो यहाँ से भी आप टाइम निकाल सकते थे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 210 आएगा, यहाँ से 6 से डिवाइड करेंगे 35 को टी से मल्टीप्लाई करेंगे 35t, 210 का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 1 टाइम, और यहाँ से आएगा 1t, और इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया आपका 3060, 210 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 210 टी की वैल्यू निकालेंगे बेटा, 210 डिवाइडेड बाई 36, ये वही डिवाइड करके कितना आएगा, 35/6 आएगा बेटा। और इसको जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, दैट इज 36/3, और ये बनेगा 11/2/3 आवर्स। गॉट इट और नॉट एवरीबडी? सबको यहाँ तक क्लियर है? यस सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो, तो इसके अंदर अभी 15 क्वेश्चन और बचे हैं, 30 क्वेश्चन का था, तो 15 क्वेश्चन को हम कल ही कर लेंगे।
14 ही बचे होंगे अब तो, क्योंकि 16 हमने ऑलरेडी कर लिया। 2 घंटे में वैसे भी नहीं हो पाएगा, तो हम कल ही कर लेंगे इसको। गॉट इट एवरीबॉडी?